हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लासिक टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है, सीरीज है, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, बुक की सीरीज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर। अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं, सीरीज है, वो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो सीरीज देखें, उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर कुछ चीजें मिस होती हैं तो उससे आपकी जो कंटिन्यूटी है या फिर जो समझ है वो पूरी तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कि ये 5th चैप्टर है और जो लास्ट यूनिट थी, 4th चैप्टर की जो लास्ट यूनिट थी, उसमें कांग्रेस किस तरीके से बनती है वो सबसे पहले बताया गया है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो कांग्रेस का क्या नेचर था स्टार्टिंग में, और उसमें किस किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके से कांग्रेस जो है डिवाइड हुई, किस तरीके से जो लिबरल है, लिबरल से एक्सट्रीमिस्ट बने या फिर उनमें डिवीजन आया। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत जो लॉजिकल टर्म्स हैं उन चीजों को समझना पड़ेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। बहुत शॉर्टली मैं आपको इन सारी चीजों को समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो आज हमें पॉलिटिक्स दिखाई देती है, बेसिकली उस तरीके की पॉलिटिक्स पहले नहीं थी। आज क्या है, एक पॉलिटिक्स कंप्लीट प्रोफेशन है, कंप्लीट प्रोफेशन है। लेकिन पहले ये कंप्लीट प्रोफेशन नहीं होता था। क्या होता था, जब कांग्रेस बनी, कांग्रेस पार्टी आपको पता है कि जो नेशनल लेवल पर है, फर्स्ट ऐसी पार्टी थी जो नेशनल लेवल पर बनी थी। इससे पहले जो भी मैंने पार्टीज आपको बताई थी वो स्टेट लेवल पर काम कर रही थी। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही रही कि वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म लेकर आती है पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कांग्रेस में कि ये कम्प्लीटली जो है, कंप्लीट पॉलिटिकल जो एज अ प्रोफेशन है यहाँ पे लोगों का नहीं था। यहाँ पे जो जो लोग काम कर रहे थे उनका अपना अपना प्रोफेशन था। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं वो लॉयर हैं, कुछ हैं वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके वो अपने प्रोफेशन थे। और जो पॉलिटिक्स थी वो साल में 1-2 बार मीटिंग्स होती थी और उसी से पॉलिटिक्स डिसाइड होती थी। तो कांग्रेस का जो प्रारंभिक स्वरूप है, अगर हम उस चीज की बात करें तो इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का तमाशा था। मतलब कि साल में सिर्फ 3 बार मीटिंग्स होती थी और उसी में डिस्कशन होता था और पूरे साल इसका कुछ पता नहीं रहता था कि ये कहाँ पर एक्टिव है या फिर कहाँ पर काम कर रही है। तो इसका क्रिटिसिज्म का जो फर्स्ट क्राइटेरिया था स्टार्टिंग में कांग्रेस का, वो यही था कि 3 दिन का तमाशा है, एक्टिव नहीं रहती है, डिमांड्स इसकी ठीक नहीं है। फिर इसके जो सदस्य हैं, मैंने आपको ये बताया है कि अंशकालिक राजनीतिज्ञ थे, कि उनका कंप्लीट ये प्रोफेशन नहीं था, वो पूरे तरीके से पॉलिटिशियन नहीं थे। अपनी पर्सनल लाइफ में उनके अपने अपने जो थे प्रोफेशन थे। फिर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो उच्च वर्ग से आते थे, ठीक है ना, कि यहाँ पर हाई क्लास से, बेसिकली हाई क्लास के यहाँ पर लोग थे। ऐसा नहीं था यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, कम्प्लीटली हाई क्लास के लोग थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग काम कर रहे हैं या फिर लोअर क्लास के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर सिर्फ हाई क्लास के लोग हैं और अगर मिडिल क्लास तो और जो लोअर क्लास है वो नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब यहाँ पर इस तरीके के लोग नहीं होते हैं, तो जो डिमांड्स होती हैं इन लोगों की वो कैसे पता चलेगी। हाई लेवल वाले लोग जो हैं वो अपनी तरीके से सोचेंगे, लेकिन मिडिल क्लास की जो डिमांड्स है वो अलग है, लोअर क्लास की जो डिमांड्स है वो अलग है। तो वो जो डिमांड्स है जो पहुंचनी चाहिए आम जनता की, वो सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही। तो एक ये क्रिटिसिज्म का जो है वो एक पॉइंट था। फिर ये यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश राज को ईश्वरीय देन मानते थे। जो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस का स्वरूप था वो ये मानता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम सबको के लिए सुधार का काम कर रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो हमारी दुश्मन है, बल्कि वो जितना भी काम कर रही है वो हमारे लिए ही काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था वो आधुनिकता लाना था। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो हमारे लिए सुधार करना, हमारे लिए आधुनिकता लाना और
वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है बेसिकली उसे हटाना नहीं चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? सिर्फ और सिर्फ कि ब्रिटिश जो राज है उसमें सुधार किए जाए। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत संपूर्ण रूप से आजाद हो जाए। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रारंभिक कांग्रेस की, मतलब कि कांग्रेस का जो स्टार्टिंग में जो स्टेटस था उसका। तो यहाँ पर कभी भी जो कांग्रेस थी वो ये नहीं चाहती थी कि भारत को संपूर्ण रूप से आजादी मिले, बल्कि वो ये चाह रही थी कि ब्रिटिश हम पर राज करे, लेकिन जो कुछ गलतियां हैं, मतलब कि जो सुधार होने चाहिए ब्रिटिश राज में, केवल और केवल वो सुधार यहाँ पर हो जाए। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पर मांगे क्या क्या थी, मतलब कि कांग्रेस क्या क्या मांगे यहाँ पर रख रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर सीमित स्वशासन, मैंने क्या अभी आपको बताया कि वो ये डिमांड नहीं रख रही थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत को छोड़कर चली जाए और आजाद कर दे, बल्कि वो ये कह रही थी कि हमें सीमित स्वशासन चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट में हमें भी जगह दी जाए, इंडियंस जो है उन्हें भी जगह दी जाए। फिर इंडियन काउंसिल का जो है उन्मूलन किया जाए। जो काउंसिल बार बार बन रही है और उनमें जो है इंडियंस की जो है प्रतिनिधित्व ही नहीं है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो वो रिप्रेजेंटेशन मतलब कि दिया जाए, या फिर काउंसिल का जो है उन्मूलन किया जाए। फिर विधायिकाओं, यानी कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं, विधायिकाओं में भारतीयों को वृद्धि की जाए और बजट पर विचार, मतलब कि जो पार्लियामेंट में बजट आ रहा है उस बजट पर विचार करा जाए और मतदान का अधिकार दिया जाए। मतलब कि जो विरोधी दल है उस विरोधी दल को कम से कम इतना तो अधिकार हो कि वो बजट जो आया है उस पर सोच विचार कर सके, उस पर वोटिंग कर सके। ये सब बेसिकली वो मांगे रख रही थी। लेकिन जब इन मांगों का जब इंडियन काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1892, या फिर कहा जाए लॉर्ड क्रॉस एक्ट जब आता है, तो ना ही जो सुधार है उसे पूरी तरीके से माना जाता है। सिर्फ विधायिकाओं में मामूली सा प्रसार करा जाता है, मतलब कि जो लोग हैं लोगों को आने का, मतलब कि इंडियंस लोग यहाँ पर आकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत मौका दिया जाता है और चयन की व्यवस्था की जाती है। 1892 में सबसे पहले चयन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर ये देखा जाए, अब चयन और वोटिंग यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। चयन का मतलब ये है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हैं और उन नामों में से ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि यहाँ पर उन्हें अपॉइंट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर चयन की व्यवस्था थी, वोटिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब जो बजट की वो बात कर रहे थे, बजट पे क्या किया गया? बजट पर बहस का तो अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान नहीं। मतलब कि आप एक तरीके से बजट पर बहस तो कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट को उसे मानना ना मानना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सिफारिशों पर बजट पर बहस परंतु मतदान नहीं, और सिफारिशों पर अमल आवश्यक नहीं। मतलब कि वही मैंने बताया कि आप सिर्फ बोल सकते हो, लेकिन उस बोलने पर अमल करना है या नहीं करना, गवर्नमेंट उस चीज को मानेगी या नहीं मानेगी, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है। अब इसके अलावा क्या क्या मांग कर रहे थे? देखिए, यहाँ पर उन्होंने मांग करी और उन मांगों को एक तरीके से नकार दिया गया। अब इसके अलावा जो कांग्रेस है वो मांग कर रही थी कि सेवाओं में भारतीयकरण किया जाए, यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं, इंडियन सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में इंडियंस को भी जगह दी जाए। ठीक है, वहाँ पर इंडियंस भी होने चाहिए, और इंडियन सिविल सर्विस जो एग्जाम है उस एग्जाम में इंडियंस की जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ और आपको पहले भी ये पहले चैप्टर्स में अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एज क्राइटेरिया जो है टाइम टू टाइम चेंज हुआ। अगर आप सभी को याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे आए, क्या क्या हुआ था, सिविल जो सर्विस है उसका पूरा मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर होगी। तो आयु की सीमा को बढ़ाया जाए, जो कि जो चार्ल्स एचिंसन है वो इस मतलब कि एक मिनट के अंतर्गत आयु की जो सीमा है, चार्ल्स एचिंसन के अंतर्गत आयु की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की गई। और वो कौन सी कमेटी थी जो सिफारिश कर रही थी? पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में ही सिफारिश की गई। लेकिन 1892 से 1893 में ग्लॉसटॉन की पहल पर परीक्षा का प्रस्ताव
पारित किया गया, मतलब कि जो परीक्षा है एग्जाम से वो कराए जाएंगे, वो पारित किया गया। इंडिया में सबसे पहले एग्जाम्स कब कराए गए थे और कहाँ कराए गए थे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा जो मांग की गई थी वो सैन्य बोर्ड से रिलेटेड थी कि भाई जो बेसिकली इंडियन जो सेना थी, भारतीय जो सेना थी, वो ब्रिटिश के लिए काम करती थी। मतलब कि ब्रिटेन की जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, मान लीजिए दुनिया में कहाँ जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इंडियन जो आर्मी है वो आर्मी जाएगी और वहां पर जाकर लड़ेगी। लेकिन इसका जो पूरा खर्च है वो भी इंडिया से ही लिया जाता था। तो यहाँ पर ये डिमांड की गई कि आप एटलीस्ट जो ये खर्च है उस खर्च में तो एक तरीके से आप बराबर उठाइए, मतलब कि ये खर्च तो आप बराबर उठाएं, लेकिन इसमें भी जो योगदान दिया गया वो बहुत कम योगदान दिया गया। अब भारतीयों को जो सेना में है वॉलेंटियर की मांग की गई कि भारतीयों को सेना में एज अ वॉलेंटियर अपॉइंट किया जाए और भारतीयों को ऊंचे पदों पर अपॉइंट किया जाए। वो भी जो डिमांड है वो नजरअंदाज कर दी गई। ठीक है, अब आर्थिक मांगे क्या क्या थी, एक तरीके से तो पॉलिटिकल जो थी वो मांगे हुई। आर्थिक मांगे ये थी कि जो स्थायी बंदोबस्त है, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट उसे बढ़ाया जाए। जो नमक पर जो टैक्स लगता है, नमक पर जो कर लगता है, उसकी समाप्ति की जाए। और दोहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसे रोका जाए, यानी कि भारत का जो पैसा बाहर जा रहा है उस पैसे को रोका जाए। और ये सब भी जो मांगे थी वो मांगे भी अधूरी रह जाती हैं, वो मांगे भी पूरी नहीं की जाती। ठीक है, अब कांग्रेस में अब क्या प्रॉब्लम थी, क्या किस तरीके से क्रिटिसिज्म का और रीजन था कि जो मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस का जो नेचर था वो अपर क्लास का था। ठीक है ना, अपर क्लास का यहाँ पर था, यहाँ पर जमींदार थे, यहाँ पर क्या था, कैपिटल क्लास थी। यहाँ पर कैपिटल क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो कानून आएगा तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस में कैपिटल क्लास है तो वो तो सपोर्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि उनका तो नुकसान यहाँ पर उन्हें देखने के लिए मिलेगा। तो यही चीज हुई कि जब सुधारों की बात की जाने लगी, कि मजदूर सुधार की बात की जाने लगी, ठीक है, फैक्ट्री सुधारों की बात की जाने लगी, तो यहाँ पर विरोध देखने को मिला। लेकिन जहाँ पर असम में जहाँ पर जो उद्योगपति थे वो भारतीय नहीं थे, यहाँ पर नहीं आएगा, जो यहाँ पर नहीं मिसिंग है, तो जो उद्योगपति थे जो भारतीय नहीं थे वहाँ पर जो है श्रम सुधारों का समर्थन किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर जिन फैक्ट्रीज में भारतीय उद्योगपति थे, यानी कि इंडियन कैपिटल क्लास थी, वो यहाँ पर जुल्म नहीं कर रही थी, अत्याचार नहीं कर रही थी, वो भी कर रही थी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस में ही कैपिटल क्लास जो है वो अपना एक तरीके से दबदबा बनाई हुई थी, उन्हीं की तरफ से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा था, तो यहाँ पर वो उन सुधारों को सपोर्ट नहीं करा जा रहा था। इसके अलावा क्या क्रिटिसिज्म का रीजन था कि अधिकतर जो एक तो कैपिटल क्लास हो गई यानी कि और अपर क्लास हो गई, और दूसरा जो अधिकतर जो कांग्रेसी थे वो हिंदू थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 88 का जो था बहुमत आपत्ति नियम, अब बहुमत आपत्ति नियम आया, यानी कि अगर कोई भी ऐसा बिल आता है, ठीक है, और उस बिल में कोई बहुमत दे देता है प्रॉब्लमैटिक, यानी कि वो उसे मंजूरी नहीं देता है, या फिर कोई एज अ रिलीजियस मैटर पर, यानी कि मान लीजिए कि मुस्लिम्स को उस चीज से प्रॉब्लम है और वो उस चीज पर बहुमत दे देते हैं, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुमत आपत्ति नियम आया। इसके अलावा एक प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पर ये क्रिएट हुई, बताइए, ये तो प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, ये तो एक तरीके से जो यूनिटी थी उस यूनिटी को बनाने के लिए बिल लेकर आया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर ये हुई कि 1893 में जब गो हत्या के दंगे होते हैं, उस दंगों में जो कांग्रेस है वो कांग्रेस कुछ भी नहीं बोलती, अपना कोई भी मतलब कि एक तरीके से स्टेटमेंट नहीं देती, जिस वजह से ये समझा जाता है कि कांग्रेस भी इन दंगों को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कांग्रेस का
स्वरूप हुआ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। यहाँ पर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 5.2 यूनिट की। इस यूनिट का आपको जैसे कि यहाँ पर नाम दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, 5.2 यूनिट, और यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ये हिंदू पुनरुत्थानवाद और राजनीति। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हिंदू पुनरुत्थानवाद क्या था, तो यहाँ पर इंडियन नेशनलिज्म जो था, भारतीय राष्ट्रवाद था, उसे डिफाइन किया जा रहा था। किन चीजों से? हिंदू धार्मिक प्रतीकों से और मिथकों से, और जो मतलब कि हिंदू हिस्ट्री है, ठीक है ना, उस या फिर एंशंट आप हिस्ट्री बोले, जहाँ पर जब हिंदू जो राजा थे उनका राज था, उन सब चीजों से डिफाइन करा जा रहा था इंडियन नेशनलिज्म को। तो वहां पर ये किस चीज का रूप था? हिंदू पुनरुत्थानवाद का। अब जो शेखर बंदोपाध्याय हैं, दो टर्म्स को जो है वो डिफाइन करते हैं या फिर दो टर्म्स को अलग करते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि आप ये बात समझिए कि सुधार और पुनरुत्थानवाद, ये दोनों चीजें अलग अलग है। इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। सुधार क्या है? सुधार में बहुत सारे जो नरमपंथी जो लोग थे वो शामिल थे। वो क्या कर रहे थे? वो ये बात कह रहे थे कि हिंदुओं में आंतरिक रूप से बदलाव आना चाहिए, सुधार आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उस क्रिटिसिज्म को हम इन बदलावों से रोक सकते हैं। मतलब कि हम खुद ही सुधार कर लें, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस बिहाफ पर बोल रही है कि भाई हम तो सुधार करने के लिए आए हैं, हम तो आपका जो है, हम तो मतलब कि एक तरीके से उत्थान करने के लिए आए हैं, हम आप ही की भलाई की बात कर रहे हैं, तो वो क्रिटिसिज्म ही खत्म हो जाए, वो पॉइंट ही खत्म हो जाए, हम खुद ही अपने अंदर सुधार कर लें। तो इसी के लिए क्या करा गया था, और ये सुधार कैसे होगा? पश्चिम के विचारों के अनुरूप होगा। यानी कि वुमेन राइट्स की बात करें, है ना, और यहाँ पर अगर सती प्रथा है, उस सती प्रथा को हटाने की यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पश्चिम के विचार हैं उनके अनुरूप हम ढालें। इसी के लिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 बनाई गई थी। अब ये किस लिए था? कि पश्चिमीकरण को चुनौती देने के लिए था। हिंदुओं की जिस आधार पर आलोचना करी जा रही थी, उस आलोचना का ही उत्तर था कि भाई हम खुद भी सुधार यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न इनलाइटमेंट के जो भी विचार थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि पश्चिम के जो विचार थे, वेस्टर्नाइजेशन के जो विचार थे, उस विचारों से ये सुधार जो था वो प्रभावित था। अब पुनरुत्थानवाद क्या था? पुनरुत्थानवाद क्या था कि जो सुधारवादी विचार थे वो उससे संतुष्ट ही नहीं थे। वो ये बात बोल रहे थे कि सिर्फ सुधारवादी जो विचारधारा है वो उपनिवेशी विचारों का सही तरीके से उत्तर नहीं है। मतलब कि वो उन्हीं में मिलते जा रहे हैं, यहाँ पर वो ठीक तरीके से इन लोगों को आंसर नहीं कर रहे हैं। इनका जो सुधार का ये तरीका है, वो ये सुधार का तरीका ठीक नहीं है। तो जो लोग ये बात कर रहे थे वो आए पुनरुत्थानवाद की कैटेगरी में, जो एक्सट्रीम होकर हर चीजों को बात कर रहे थे। वो लिबरल कॉन्सेप्ट को, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को, लिबरल जो आइडियोलॉजी थी उसे शामिल नहीं करना चाहते थे अपने रिलीजन में। वो पुनरुत्थानवाद के रूप में या पुनरुत्थानवादी के रूप में सामने आए, जिन्होंने ये बात कही कि जो हिंदू इतिहास है, उन्होंने हिंदू इतिहास में आस्था रखी और हिंदू इतिहास को एक तरीके से बहुत महान बताया, जिसका जो पतन है वो किस वजह, कहाँ पर हो गया था? मुस्लिम शासन के दौरान इस हिंदू जो मतलब महान जो हिंदू इतिहास था उसका पतन हो चुका था। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज ये थी कि जहाँ पर गलतियां भी थी उन गलतियों को नजरअंदाज कर दिया गया, यहाँ तक उन गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई, और जो सुधारवादी विचारधारा थी उसे कुलीनवादी कहकर इन सुधारों की निंदा की गई कि भाई ये तो कुलीनवादी हैं, ये हमारी भावनाओं को ना समझ रहे हैं और ना ही ये हमारी श्रद्धा को समझ रहे हैं, इस वजह से इनका क्रिटिसाइज किया गया। और विवेकानंद को भी, मतलब कि विवेकानंद के जो अपने विचार थे उन विचारों से अपने अपने फायदे के जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स ले लिए गए। मतलब कि जब विवेकानंद ने ब्राह्मणवादी जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ बोला, उसका क्रिटिसाइज किया, या फिर स्त्री का जो उत्पीड़न हो रहा है धर्म के नाम पर उसकी आलोचना करी गई, तो इन आलोचनाओं को तो भुला दिया गया।
विवेकानंद के जो विचार थे, जो उनके अकॉर्डिंग सूट कर रहे थे, पुनरुत्थानवादियों के अकॉर्डिंग सूट कर रहे थे, उन सबको ले लिया गया। और जो उन्हें लग रहा था कि भाई ये तो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, उन सबको हटा दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या किया गया कि जो आर्य धर्म प्रचारणी सभा बनाई गई, जिसने आक्रामक प्रचार करा, मतलब कि एक्सट्रीम तौर पर इन सारी चीजों में सामने आया। फिर आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा थी, वंदे मातरम में उन्होंने जो देवी माता है उसका बिंब मातृभूमि से एकाकार करा। इसका इन सारी चीजों से रिलेशन नहीं, एज अ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट रहा। फिर अब जो पुनरुत्थानवादी थे वो अलग अलग जो पार्ट है भारत के, वहां पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करी जाए, यही एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर आगे यूनिट में एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जो काम कर रहे थे, उन्होंने ये बोला कि जो हमारा धर्म है उस धर्म में हम सरकार को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। अभी हस्तक्षेप वाली जो बात है वो किस तरीके से आई, वो बाल विवाह को लेकर ये बात आई। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बाल विवाह के रिगार्डिंग कानून बना रही थी और उसमें सुधार कर रही थी, जैसा कि 80-60 में भी किया गया कि बाल विवाह का विरोध करा गया। प्रथम कानून आया जिसमें ये कहा गया कि 10 वर्ष से पहले आप विवाह नहीं करेंगी, मतलब कि बालिकाओं का यहाँ पर विवाह नहीं किया जाएगा। फिर 1891 में इसी चीज को आगे बढ़ाया गया, विवाह आयु संबंधी कानून आया, जो कि एज जो डिसाइड थी वो 12 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पर जो बाल गंगा तिलक है वो इस चीज को अगेंस्ट, मतलब कि उस चीज के विरोध में बोलते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं उस परंपराओं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम किसी भी तरीके का सरकारी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके विरोध उन्होंने बोला। अब रूढ़िवादी पत्रिकाएं जो थी, यानी कि सरी और मराठा जो थी, वो ये बात को रखती हैं कि भाई हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म में आप विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन जो आप सेक्स करेंगे या फिर जो प्रेगनेंसी आप कंसीव करेंगे वो कब होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद होगी, यानी कि लड़की के जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही आप सेक्स या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वहाँ पर पॉइंट यहाँ पर रखा जाएगा। और इसे किस चीज में, वनवासी जो अखबार था, वनवासी अखबार जो था बंगाली में इसका विरोध किया गया। अब यहाँ पर जो ये प्रचार प्रसार होने लगा और हिंदुइज्म में एक्सट्रीमिज्म जो वो इतना ज्यादा बढ़ने लगा, उसका जो फलस्वरूप है 1893 में क्या होता है कि सांप्रदायिक हिंसा जो है वो देखने को मिलती है, जो कि गाय पर आधारित होती है। अब यहाँ पर जो शेखर बंदोपाध्याय है वो ये बात बोलते हैं कि जो गाय है वो धर्म का प्रतीक प्रारंभ से नहीं थी। यहाँ तक कि अगर हम प्राचीन काल को देखते हैं तो प्राचीन काल में गाय को पवित्र नहीं माना जाता था और उसका महत्व मध्यकाल में बढ़ा। ठीक है, मध्यकाल में बढ़ा, लेकिन मध्यकाल में भी जो सांप्रदायिक हिंसा गाय के आधार पर नहीं देखी गई। यहाँ तक कि उपनिवेश काल में भी जब हम आते हैं, प्रारंभिक दौर में जब हम आते हैं, तो ये सांप्रदायिकता का कारण नहीं बनती। लेकिन हिंदुइज्म में, हिंदू जो उस टाइम का क्लास था, उसमें क्या था, यूनिटी की कमी थी। तो गाय को एज अ यूनिटी सिंबल बना के एकता का एक तरीके से आधार बना के इस कमी को पूरा किया गया और गाय के नाम पर लामबंदी करी गई, यानी कि जो हिंदू हैं उन्हें इकट्ठा किया गया। तो यहाँ पर 1893 में गाय के नाम पर हिंसा होने लगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस इस आधार पर अभी भी चुप थी, जिस वजह से कांग्रेस में जो मुस्लिम का प्रतिनिधित्व था या फिर मुस्लिम का जो सपोर्ट था उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। 80-60 में क्या होता है, 80-60 के दशक में हिंदी और उर्दू जो विवाद है, भाषा का जो विवाद है, वो विवाद देखने को मिलता है। और वो कब दोबारा से उठकर आता है, 80-82 में ये फिर से उभर कर आता है। और ज्यादा ये जब उभर जाता है, ये जो विवाद है वो बेसिकली जो है वो नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में ज्यादा देखने को मिलता था, यानी कि जाहिर सी बात है नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में ही हिंदी ज्यादातर बोली जाती है, तो उत्तर भारत में जो है ये विवाद देखने को मिलता था। और 1893 में जो नागरिक प्रचारणी सभा
जो कि हिंदी को एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए, हिंदी का समर्थन करने के लिए बनाई गई थी। और इस सभा का जो रूप था वो उग्रवादी रूप था। तो इसकी वजह से ये जो विवाद था वो और ज्यादा तरीके से उछलने लगा। अच्छा, ये यहाँ पर जो विवाद था वो इतना ज्यादा मतलब इलॉजिकल था एक तरीके से, यहाँ पर देखा जाए या फिर बात करी जाए कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि हम हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड हिंदी का, कौन सा वर्ड उर्दू का है, और यहाँ पर विवाद हो रहा था। आज भी अगर हम देखें तो आज भी हमें ये बात नहीं पता होती कि कौन सा वर्ड हम एज अ हिंदी यूज कर रहे हैं या कौन सा वर्ड एज अ हम उर्दू यूज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अभी भी जो ये लैंग्वेज वाला विवाद है वो बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो जो तिलक यहाँ पर थे, तो तिलक ने जो गणपति पूजा है, गणपति जो पूजा है उसे वार्षिक सार्वजनिक त्योहार के रूप में एक तरीके से मनाना शुरू करा। प्रॉब्लमेटिक थिंग यहाँ पर नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ पर थी जब उन्होंने इसके साथ साथ ये बोला कि मुहर्रम जो है, मुहर्रम में आप जो लोग जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं, उसका बहिष्कार किया जाए। मतलब कि अब से आप मुहर्रम के त्योहार में जाना बंद कर दें। तो इन त्योहारों के कारण मुस्लिम और गैर ब्राह्मण जो राजनीति रूप से कटने लगे। मतलब कि ये जो त्योहार होने लगा। अच्छा, अब ये जो गणपति पूजा थी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है ना कि जो गैर ब्राह्मण थे या फिर जो शूद्र थे वो भी इन सब चीजों में मतलब कि कंट्रीब्यूशन दे रहे थे या वो भी इन सब चीजों में शामिल थे। तो यहाँ पर इन सब चीजों की वजह से जो ये त्योहार थे, इन त्योहारों के कारण मुसलमान और गैर ब्राह्मण राजनीतिक रूप से कटने लगे। वो एक तरीके से उनका एक अलग डिवीजन यहाँ पर देखने को मिला। अब अगर सिख की बात करी जाए, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट वाला जो था, पुनरुत्थानवादी वाला जो था, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बात करें अगर सिख की, तो जो प्रथम सिंह सभा है वो 1873 में अमृतसर में, और दूसरी का जन्म यानी कि दूसरी जो सभा बनती है वो लाहौर में 6 महीने के बाद बनती है। 1880 से 1890 में यानी कि 1800 से 1900 के बीच 115 सिंह सभाओं की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है तत् खालसा, यानी कि जो जितनी भी मिलावट अभी तक खालसा जो धर्म है उसमें हो गई थी उसकी शुद्धि की जाए, और उसकी जो छवि थी उस छवि को फिर से उभारना। सिख धर्म की जो छवि है उसे फिर से उभारा जाए। सिख धर्म में जो अशुद्धियां आ गई हैं उन अशुद्धियों को दूर करा जाए। गुरुद्वारे में जितनी भी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को और मूर्तियों के जो चिन्ह हैं उनसे शुद्ध करा जाए गुरुद्वारे को, यानी कि वहाँ पर कोई भी मूर्ति ना हो और मूर्ति के कोई भी चिन्ह ना हो। और अंत में गुरुमुखी लिपि और पंजाबी भाषा को सिख पहचान के सबसे प्रामाणिक प्रतीक बनाए जाने को बल दिया गया। ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि 12 यानी कि रात का ये टाइम हो रहा है और आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस। तो इसके बिहार पर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सीरीज से जुड़े रहें। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।